सभी जानते हैं कि आज हम मर्म चिकित्सा के विषय में जानने के लिए यहाँ पे आए हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के बीच में मर्म चिकित्सा से संबंधित चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। और हम आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मर्म चिकित्सा होती है वो 3 तरह से हम लोग उसको करते हैं और ये स्वमर्म चिकित्सा के माध्यम से हम अपने को कैसे स्वस्थ रख सकें इसके लिए प्रयास होता है। तो स्वमर्म चिकित्सा का मतलब क्या होता है कि अपने मर्मों को हम कैसे दबाएं। तो एक ये विधि होती है जिसको हम लोग कहते हैं मर्म प्राणासन। इसमें क्या है, मर्म का स्टिमुलेशन भी होता है। जो हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं वो कहीं ना कहीं दबते हैं, तो उससे भी ये शरीर प्रभावित होता है। और इसी में आसन और प्राणायाम की प्रक्रिया भी होती है। तो सबसे पहले इसमें जब बैठने की स्थिति होती है तो हम लोग सिद्धासन में इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी स्थिति होती है वो सिद्धासन में होती है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये फ्यूबुला बोन है, इसका एक प्रोटूबरेंट पार्ट है। ये जब हम इसको रखते हैं तो ये पीछे इस हड्डी के पीछे टिबिया पोस्टिबियल पार्ट में होता है और इसको आप इस ढंग से रखते हैं तो ये शरीर की जो नाभि के नीचे के जितना भी नाड़ी तंत्र है उसको स्टिमुलेट करने के लिए सबसे उपयोगी आसन होता है। तो मर्म की जितनी भी प्रक्रिया होती है तो एक आसन कौन सा लगाया हमने, इसको सिद्धासन हम लोग सिद्धासन। इसके अलावा एक दूसरा आसन है जिसको हम लोग कहते हैं पद्मासन। पद्मासन में यदि आप बैठते हैं तो आप देख सकते हैं कि पद्मासन कैसे काम करता है। यदि हम इसको जानना चाहें तो ये हमारी जो एड़ी है, ये जो एड़ी जहाँ पे टच होती है वहाँ पे एक मर्म स्थान होता है जिसको विटप मर्म कहते हैं, विटप। और ये महर्षि सुश्रुत ने कहा कि यदि विटप मर्म पे किसी के चोट लग जाएगी तो नपुंसकता पैदा होती है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी जो प्रजनन शक्ति है उसके लिए ये मर्म बिंदु काम करता है। और जब हम इसको बैठते हैं, निरंतरता से इसको बैठते हैं, आपने देखा होगा कि साधु संत इसको बैठते हैं तो अपनी काम वासना को कम करने के लिए, काम भावना को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निरंतरता से इसको बैठने से ये उपयोगी होता है। तो दूसरा आसन क्या है, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। और तीसरा सिंपल सुखासन की स्थिति हो सकती है कि आप ऐसे सुखासन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन यदि आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं तो सबसे उपयोगी आसन होता है। और विशेष रूप से जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जिनको वो मूत्र से संबंधित परेशानियां होती हैं या जो आता है जिनको गर्भाशय से संबंधित बीमारियां होती हैं या कमर से संबंधित बीमारियां होती हैं, उन सभी में ये आसन अत्यंत उपयोगी होता है। इसलिए क्या करना है, बाएं दाएं पैर को नीचे रखना है। पुरुष जो है वो दाएं पैर को नीचे रखेंगे और बाएं पैर से इसको ऊपर रखेंगे। और माताओं में ये उल्टा हम लोग करते हैं कि बाएं पैर नीचे रखेंगे और दाएं पैर इसको ऊपर रखेंगे। इस ढंग से इसको बैठने की प्रक्रिया होती है। और कमर को सीधा रख लीजिए, स्पाइन सीधा रहना चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। और ज़्यादा हम लोग इसको खींच के ना बैठें, जो जितना सामान्य स्थिति होती है उसको करना है। क्योंकि जो हमारा CSF है, फ्लूइड, ब्रेन में फ्लूइड होता है, वो पूरा का पूरा हमारा जो स्पाइन तक उसका ट्रेवल करता है। तो जब भी हमारा पोस्चर गलत होगा तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा का प्रभाव या CSF का प्रभाव ठीक से नहीं होता। इसलिए आपको ठीक से सीधे बैठने की कोशिश करनी है। और अब हम लोग कुछ विशेष प्रक्रिया करते हैं, जैसे कुछ आसन है या जो टेक्निक्स है उसको एडॉप्ट करते हैं। उसके माध्यम से आप जो भी प्रभाव योग या प्राणायाम का लंबे समय में किया जाता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, यदि आपको कोई एक्टिविटी करनी है उसके प्रभाव को आप इनके माध्यम से ले सकते हैं। तो पहले प्री एक्सरसाइज के तौर पे गहरी सांस लेनी है, क्योंकि जब भी हम लोग अब ये एक्टिविटी करेंगे तो उसमें हम अपने छाती को विशेष मर्मों के माध्यम से दबाएंगे। तो पहले तो सिंपल रिलैक्सेशन के लिए क्या करना, गहरी सांस 4-5 बार गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। सांस लेने की प्रक्रिया ये है कि जब हम सांस लें तो हमारा ये पेट बाहर जाना चाहिए और जब हम सांस छोड़ें तो ये अंदर जाना चाहिए। तो उल्टा आप करते हैं। और आप जब देखें कि एक छोटा बच्चा यदि 6 महीने का बच्चा यदि सोया हुआ तो उसके यदि सांस की गति देखेंगे तो सामान्य सांस की गति ये होती है। जब सांस लेंगे तो क्या, पेट फूलना चाहिए और सांस जब छोड़ें तो पेट पिचकना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं, इसलिए हमें प्राणायाम का लाभ नहीं मिल पाता। तो सामान्य रूप से सांस इसको रिलैक्स कर दीजिए। दूसरी चीज में क्या करना कि आप दाएं हाथ से बाएं हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए, बाएं हाथ से दाएं हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए। और आप देखेंगे कि यहाँ से 4 अंगुल की दूरी पर 2 मर्म स्थान होते हैं, आणी और उर्वी। आपने ये आणी पकड़ लिया, ये उर्वी पकड़ लिया, 4 अंगुल की दूरी पे। और अंगूठा नीचे रख के दूसरे हाथ को ऐसे रख के और ऐसे डाल लेंगे, ठीक। अब आप देखेंगे कि जो ये हड्डी है ये स्तन के नीचे 2 अंगुल की दूरी पर स्पर्श करती है। इसको हम लोग कहते हैं स्तन मूल मर्म। और स्तन मूल मर्म पे अब ये सामान्य रूप से हम पता नहीं कितनी बार दिन भर में ये एक्टिविटी करते हैं। आप जब थक जाते हैं तो ऐसे रखते हैं,
लेकिन इसको यदि वैज्ञानिक रूप से समझें तो गहरी सांस जब हम लेंगे तो इस पर दबाव नहीं देंगे, जब हम इसको सांस छोड़ेंगे तो हम इसको पूरी छाती को दबाएंगे, ठीक है, सामान्य सांस की अवस्था में। तो ये सांस की अवस्था देखिए, कोई भी एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो दो तरह की एक्सरसाइज होती है, एक एक्टिव एक्सरसाइज होती है, दूसरी पैसिव एक्सरसाइज होती है। पैसिव एक्सरसाइज का मतलब क्या कि यदि हम किसी आगे झुक रहे हैं तो ये प्रेशर पड़ रहा है, इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है, और जब हम इसको दबा रहे हैं तो ये डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है। तो इसमें सांस के साथ 15 से 18 बार हम इसको करते हैं। अभी हम इस समय 3 बार करेंगे, समय के अभाव की वजह से। गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते समय इसको आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारी हाथ की हड्डी है, जो फर्स्ट मेटल जो कार्पल है उसका बेस, वो हमारे इस स्थान को टच करता है, और यहाँ पे हमारे जो स्तन का निशान होता है उससे 2 अंगुल की दूरी पर स्तन अंगुल मर्म होता है। और इसका उपयोग ये होता है कि हमारी छाती में यदि इसमें चोट लगती है तो न्यूमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स या हीमोथोरैक्स हो जाता है। इसमें खून भर सकता है, फेफड़े में मवाद हो सकती है, इसमें पानी भर सकता है, हवा भर सकती है। तो इतनी चीजें ये नुकसान करती है। यदि इसमें चोट लगती है तो ये फेफड़े के कामों को रेगुलेट करने के लिए काम आता है। तो जाने अनजाने में हम पता नहीं कितनी बार ऐसा करते हैं, लेकिन हम यदि इसको एक्नॉलेज करके इसको करने लगते हैं तो निश्चित रूप से इसको फायदा होता है। तो पहली एक्सरसाइज तो हमने क्या किया, इस ढंग से करें। अब दूसरी एक्सरसाइज में हम दाएं हाथ की मुट्ठी को बांध लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा हृदय कौन सी तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। तो दाएं हाथ की मुट्ठी उस पर जाएगी, और हमारी जो हार्ट का जो साइज है वो कितना बड़ा होता है, 1 मुट्ठी के बराबर। हर व्यक्ति की मुट्ठी के बराबर उसके हृदय का साइज होता है। तो दूसरी एक्सरसाइज में वही करना है कि हमने दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़, बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ लीजिए, और दाएं हाथ की मुट्ठी को कोहनी के नीचे लगाइए। और आप ये समझ सकते हैं कि आप CPR कर रहे हैं, हार्ट को जो क्या कार्डियक जो है कंप्रेशन दे रहे हैं, कार्डियक जो है हम रिसस्टेशन कर रहे हैं, और इसको आपने ऐसे रख लिया। अब यही प्रक्रिया करनी है जो हमने पहले की थी। गहरी सांस लेंगे तो सांस लेते समय प्रेशर नहीं देना, जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये मुट्ठी सहित इसको दबाएं। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, ऑब्लिक हम लोग दे रहे हैं, जो हमारा थोरेसिक केज है, ऑब्लिक प्रेशर दे रहे हैं। और ऑब्लिक प्रेशर देकर जब हम लोग पूरे के पूरे चेस्ट को, पहले सामान्य रूप से जब हम लोग हार्ट में कोई कंप्रेशन देते हैं, हार्ट में फेलियर होता है तो उसमें हम लोग कार्डियक मसाज देते हैं। तो कार्डियक मसाज कहाँ देते हैं, हम लोग स्टर्नम पे रख के उसको हाथ को दबाते हैं, ऐसे ऐसे दबाते हैं। लेकिन यदि जब हम ऑब्लिक दबाते हैं, इसमें जब प्रेशर देते हैं तो डिस्पर्स होती है, ऊपर की एंटीरियर पार्ट में जाएगा और डिस्पर्स हो जाएगी। लेकिन जब हम ये ऑब्लिक देते हैं, यहाँ से नेचुरल प्रोसेस है, तो जो हार्ट के पीछे का हिस्सा है उसमें भी प्रेशर आता है, सामने के हिस्से में भी आता है। तो ये ज़्यादा साइंटिफिक टेक्निक है। तो इसमें हमने उसी ढंग से जैसे कहा कि सांस छोड़ते समय हम लोगों को इसको दबाना है, और सांस लेते समय इस पे प्रेशर को हटा देना। तो गहरी सांस लीजिए, कितनी बार करता है, 15 से 18, और 15 से 18 बार सांस लेने में हमको 1 मिनट लगता है। तो ये हर एक्सरसाइज कितनी देर की हो गई, एक मिनट की एक्सरसाइज। अब आप देख सकते हैं कि इतना हिस्सा जो हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज की, उसमें क्या क्या चीजों पे प्रेशर पड़ा। इधर लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, फिर इधर पैंक्रियाज होता है, स्टमक होता है, स्प्लीन होती है, और जो ट्रांसवर्स कोलन होती है। जब हम हाथ को ऐसे रख रहे हैं तो ये अंग तो दब ही रहे हैं, डायफ्राम भी प्रेशर हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं उन पे डायरेक्ट हम उसको प्रेशर दे रहे हैं और डायरेक्ट उसको रिलीज कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट है, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको डायरेक्ट स्टिमुलेशन आप दे रहे हैं। अब आपके पास कुछ ऑर्गन्स छूट गए, जो पीछे के ऑर्गन्स होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वज्रासन में बैठ जाइए, जो लोग बैठ सकते हैं। और वज्रासन में बैठने का क्रम देख लीजिए। यदि सामान्य रूप से योग में हम लोग वज्रासन में बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं, देखा आपने कि हम लोग पैरों को ऐसे करते हैं। लेकिन यदि हम मर्म की बात करते हैं तो हम एड़ियों को मिलाकर उसके ऊपर बैठते हैं। यहाँ पर एक मर्म स्थान होता है जिसको हम लोग कटिक तरुण मर्म कहते हैं। कटी कमर को कहा जाता है, तरुण का मतलब होता है उसको चिर युवा रखा जा सके, कमर को ठीक रखा जा सके, या शरीर को युवा रखा जा सके, इसलिए इस आसन का उपयोग किया जाता है। और इसको आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो एड़ियां है, यहाँ पर एक जो मर्म स्थान होता है उसको ये दबाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम जब पद्मासन लगाते हैं तो एड़ियां विटप मर्म का स्पर्श करती हैं या उस पर प्रेशर देती हैं,
इसी ढंग से इस वज्रासन में, मर्म वज्रासन हम लोग इसको कहते हैं, इसमें जो हमारी एरिया है वो यहाँ पर कटिक तरुण मर्म को प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में हमको बैठना है और कमर में ये आप देख सकते हैं ये हमारा स्पाइन है और जहाँ पे ये पसलियां खत्म हो रही हैं यहाँ पर एक स्पाइन पे यहाँ पे एक मर्म होता है जिसको हम पार्श्व संधि मर्म कहते हैं। तो मिड लाइन से लगभग 4 अंगुल की दूरी पर इसको हाथ को रखना है और पूरे हाथ को ऐसे ऑब्लिक, आप समझ सकते हैं जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारी जो 12th रिब है, 12वीं जो पसली है और इलियक क्रेस्ट के बीच में लगभग 4 अंगुल का स्पेस होता है, 4 अंगुल का स्थान होता है। उसको आप महसूस कर सकते हैं कि भाई ये कितनी जगह होती है। तो अंगूठा आपने कहाँ रखा, पार्श्व संधि मर्म पे रखा और ऐसे यदि सामने को आप बैठेंगे और उसको उसी विधि से उपचारित करेंगे तो क्या करना है, जब आप देखें ये बीच की उंगली कहा जाती है तो हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके अम्बलाइकस तक एक लाइन खींचते हैं। तो मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के जंक्शन पर मैकबर्नीज पॉइंट होता है जहाँ पे अपेंडिक्स होती है, जहाँ पे इलियोसिकल जंक्शन होता है। यदि हम अंगूठा लगाते हैं पीछे पार्श्व मर्म पर तो ये वहीं पर आता है अपेंडिक्स पे। यूजुअली सामान्य रूप से हमारा जो इलियोसिकल जंक्शन है वो सबसे ज्यादा बीमार होने की संभावना उसमें रहती है क्योंकि वहां पे जीवाणुओं का संक्रमण या डिपोजिशन ज्यादा होता है और अपेंडिक्स के पास इलियोसिकल जंक्शन पे ये बीमारियां हमारी हाथों में सूजन होती है। तो ऐसी स्थिति में कमर पे यहाँ जहाँ हमने अंगूठा रखा इसके पीछे किडनी है और सुप्रारेनल ग्लैंड है जो हमारे रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेरिटोनियल के पीछे होते हैं। वहां तक हम सामान्य रूप से किसी भी तरह से प्रेशर नहीं दे सकते। तो कमर में तो हमने ये हाथ रखा, अंगूठा से प्रेशर दे रहे हैं और सामान्य रूप से जो हाथ है उनको हमने ऐसे रखा। तो यही सांस की प्रक्रिया के साथ जैसे हमने अब तक एक्सरसाइज करते रहे कि सांस लेंगे और जब हम सांस छोड़ेंगे तो उसको दबाएंगे। गहरी सांस छोड़ लीजिए बाद में और महसूस कीजिए कि जो राइट पैराकोलिक गटर है और लेफ्ट पैराकोलिक गटर है इसमें असेंडिंग कोलन है या डिसेंडिंग कोलन है, जहां पे कोलाइटिस सबसे ज्यादा होती है। उस आंत को एक्सरसाइज करने का ये सबसे बड़ा उपयोगी उपाय है। अब आप समझ सकते हैं कि हमने पूरे छाती के जो फेफड़े हैं उनको प्रेशर दिया, हार्ट को प्रेशर दिया, उसके बाद पूरे के पूरे ऐसे जब हम लोगों ने दबाया तो पूरे लीवर को, पैंक्रियाज को, स्प्लीन को, स्टमक को, सबको प्रेशर दिया, जो ट्रांसवर्स कोलन है उसको भी दिया। और कमर के पीछे से जब हमने किया तो किडनी को, सुप्रारेनल ग्लैंड्स को, और सामने जब किया तो ये राइट पैराकोलिक गटर्स को, लेफ्ट पैराकोलिक गटर्स को, यहाँ इसमें इलियम को, ये सारी चीजों को, ये इलियोसिकल जंक्शन को और असेंडिंग कोलन को, डिसेंडिंग कोलन को हमने प्रेशर दिया। अब दो चीजें रह जाती हैं। एक तो रह जाती है नीचे यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस। तो उसमें क्या करना है, मुट्ठी बांधी है, क्योंकि ये कहा गया कि आयुर्वेद में बताया गया कि वस्ती का प्रमाण कितना है, एक मुट्ठी का प्रमाण है। हृदय का, वस्ती का, नाभि का एक मुट्ठी का प्रमाण, मर्म का। तो जहां सिम्पाइसिस प्यूबिस होता है, आखिरी हड्डी देख लीजिए, उसके ऊपर मुट्ठी को, दाई मुट्ठी को रख लीजिए ऐसे और बाई मुट्ठी से सपोर्ट कीजिए। अब सांस भरते हुए आगे जाना है, इसमें उल्टा करना है। सांस भरते हुए आगे जाएंगे तो प्रेशर होगा, सांस भरते हुए आगे जाइए जहां तक आप जा सकते हैं और सांस छोड़ते हुए पीछे चले जाइए। ये सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है जिन लोगों को पेशाब की तकलीफ होती है, प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, यूट्रस की तकलीफ होती है या रेक्टम की कोई तकलीफ होती है, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। सांस भरते हुए आगे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे आएंगे, फिर सांस भरते हुए जाइए। ये आप महसूस कर सकते हैं कि कितना प्रेशर हमारे पेशाब की थैली पर या गर्भाशय पे पड़ रहा है। इसको सांस भरते हुए आगे जाइए और सांस छोड़ते हुए पीछे चले आइए। 15 से 18 बार इसको करना है। 15 से 18 बार करने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट, क्योंकि हम 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं। और ये सांस की गति से किया जाने वाला आसन है। सारे सांस से ले रहे आप, गहरी सांस लेंगे, आगे झुकेंगे और पीछे जाते हुए सांस को छोड़ देंगे और उसको महसूस करेंगे कि आप कितना प्रेशर आपके मस्ती मार्ग पे पड़ रहा है। गहरी सांस लेना है और सांस लेते समय आगे जाना। अब ये नीचे का हिस्सा भी आपने इसको स्टिमुलेट कर लिया। अब एक छोटी आंतें
जो कि बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल रहती हैं, जहाँ मोबाइल रहती हैं उनके लिए। तो नाभि के ऊपर फिर उसी ढंग से मुट्ठी को ऐसे रखना है और वही सांस की प्रक्रिया के साथ आगे जाएंगे, सांस भरते जाएंगे और सांस छोड़ते समय पीछे चले आएंगे, सांस भरते हुए जाइए आगे और सांस छोड़ते हुए इसको पीछे आ जाइए। इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एड़ियां से ऊपर ये पैर ऊपर ना उठे, एड़ियां उसी को स्पर्श करती रहे, तभी जाके इसका फायदा होगा। इसको आगे जाइए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए पीछे चलिए। यहाँ बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट होंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने कोई भी अंग ऐसा नहीं छोड़ा, पूरे स्टमक और थोरैक्स का, जिसको हमने डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं दी। दुनिया में कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जिसमें हम सीधे इसको प्रेशर देते हैं, ऑर्गन्स को प्रेशर देते हैं। और ये भी हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल वे जो हम लोग सामान्य रूप से करते हैं, उसी में हम लोगों ने इनको पूरे को किया। अब इसके बाद शरीर के विषय में देखिए, आयुर्वेद में जो कहा गया कि शरीर, इंद्रिय, सत्वात्मा, संयोगोधारी जीवितम, 4 चीजें होती हैं। शरीर होता है, इंद्रिय होती है, तीसरा सत्व होता है, चौथी आत्मा होती है। तो 4 चीजों को कैसे हम मर्म प्राणासन के माध्यम से ठीक रख सकते हैं, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। अभी जो हम लोगों ने प्रक्रिया की वो शरीर के सारे ऑर्गन किए। कहाँ तक किए? यहाँ तक, गले तक किए। अब इतने हिस्से की कुछ एक्सरसाइज और है। जैसे गले में हमारे 14 मर्म स्थान होते हैं, इन मर्मों को कैसे स्टिमुलेट करें। अभी तक हम लोगों ने जो मर्म किए कौन कौन से किए? देखिए, गुदा मर्म किया। गुदा को जब हम करते हैं तो मूल बंध का अभ्यास कर लेते हैं। मूल बंध का अभ्यास का मतलब क्या? यदि नाभि को आप अंदर खींचेंगे तो मूल बंध अपने आप लग जाएगा। सामान्य रूप से मूल बंध नहीं लगता, आप थोड़ी देर के लगाएंगे फिर खिसक जाएगा। आप नाभि को अंदर कीजिए, मणिपुर है, बंध लगाइए तो मूल बंध अपने आप लग जाता है। तो मूल बंध के अभ्यास से आपने गुदा मर्म को ठीक किया। फिर जब हाथ नीचे रखा तो आपने कौन सा मर्म लगाया? वस्ती मर्म। फिर इसके बाद नाभि मर्म, पहले हम लोगों ने हृदय मर्म और यहाँ से स्तनमूल मर्म हमने स्टिमुलेट किए, यहाँ मणिपुरवी मर्म स्टिमुलेट किए। ये सारे के सारे मर्म हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने की। पीछे जब हमने हाथ रखा तो क्या था? यहाँ पे पार्श्व संधि मर्म होता है। जब हम एड़ी के ऊपर बैठे तो कटिक तरुण मर्म होता है इस आसन में। तो विभिन्न प्रकार के जो आसन हैं उनका काम कैसे होता है, वो कैसे काम करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये किसी न किसी मर्म को दबाते हैं और उससे हमारे शरीर को प्रभावित होता है। कोई भी आसन का सीधा एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं कि भाई हम पद्मासन में बैठते हैं तो इससे क्या फायदा होगा। तो पद्मासन पे जब हम बैठते हैं तो हमारा ये जानु मर्म है, ये प्रभावित होता है, हमारा जो गुल्फ मर्म है वो खिंचता है और एड़ियों से मुख्य रूप से विटप मर्म पे प्रभाव होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये एक्सप्लेनेशन है किसी भी आसन का कि मर्म के माध्यम से कैसे हमारे शरीर के कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो ये 2 चीजें हमने शरीर के संदर्भ में जानी। अब ये गले के मर्मों को हम कैसे करते हैं? गले में 14 मर्म होते हैं और आपने देखा होगा कि इतने खतरनाक मर्म होते हैं कि यदि गले में किसी नस को दबा दिया जाए तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो सीधे इनको स्पर्श नहीं करना है। इसके लिए 2 एक्सरसाइज है। आप जानते हैं कि हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो सांस लेने में लगभग 3.2 सेकंड का समय लगता है, लेने और छोड़ने में। क्यों लगता है कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? 18 बार सांस लेते हैं, 15 बार सांस लेते हैं। यदि 15 बार सांस लेते हैं तो पूरे सांस लेने और छोड़ने में 4 सेकंड का समय लगता है। तो आधा इंस्पिरेशन में, आधा एक्सपिरेशन में, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। और ये 3.2 सेकंड का समय, जब 18 सांस लेते हैं तो 3.2 सेकंड का समय लगता है। और 1.6 सेकंड का समय हमें सांस लेने में और 1.6 सेकंड का सांस छोड़ने में लगता है। तो आप समझ लीजिए कितना छोटा समय होता है। उसी के हिसाब से ये सारी एक्सरसाइज है। तो क्या करना है? गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस लेके 1.6 सेकंड में आपने सांस लिया और 1.6 सेकंड में जीभ को बाहर निकालते हुए सांस को छोड़ दिया। आवाज नहीं आनी चाहिए, सिंहासन नहीं है। इससे क्या हो रहा है? ये गले के जो 14 मर्म है ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं अंदर। गहरी सांस लेंगे, पंद्रह से 18 बार। कितनी बार करना? 15 से 18। दूसरी प्रक्रिया करनी है, गहरी सांस लेंगे। कितनी देर में सांस लेने में टाइम लगता है हमें? 1.6 सेकंड में लेते हैं समय। सांस लेने में 1.6। फिर हम एक माउथ को, कैविटी को ब्लो करते हैं। एक सांस लीजिए
1.6 सेकंड में हमने सांस लिया, 0.8 सेकंड को रिटेन किया हमने माउथ कैविटी में, और 0.8 सेकंड में हमने नाक से एक्सहेल कर लिया। ठीक, समझ गए इस बात को? तो ये दो प्रक्रिया किसके लिए हो गई? हमारे गले की बीमारी होती है। जिन लोगों को थायराइड की तकलीफ है, जिन लोगों को बोलने में तकलीफ है, जिन लोगों को गले में कोई भी दिक्कत होती है, जिन लोगों को जीभ का स्वाद नहीं आता, स्वाद ना आने पर, क्योंकि स्वाद ना आने के लिए हमारी एक जो नस होती है, जो मर्म होता है, वो गले में, कंठ में स्थित मर्म होता है, जिनकी वजह से हमारी जीभ में स्वाद आता है। आजकल कोरोना में आप समझ सकते हैं कि नाक से स्मेल नहीं आएगी, जीभ में स्वाद नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो दोनों निश्चित रूप से इसमें फायदा होता है। तो ये दो एक्सरसाइज हमने गले के मर्मों के लिए हम लोगों ने कर ली। तो ये शरीर की बात हम लोगों ने पूरी कर ली। अब शरीर के बाद इंद्रियां होती हैं। इंद्रिय कितनी होती है हमारी? ज्ञानेंद्रिय 5 होती है। सबसे पहले जो हम कान है, आंख है, नाक है और जीभ है, ये 4 हो गई, और 5वीं हमारी स्किन हो गई। क्योंकि स्किन सब में होती है, चाहे म्यूकोजा के रूप में हो, इसलिए 4 इंद्रियों की हम बात करते हैं। तो 4 इंद्रियों को हम कैसे कर सकते हैं? तो आप समझ लीजिए, कान के पीछे एक स्थान होता है जिसको हम लोग कहते हैं विदुर मर्म, और इस पर चोट लगने से व्यक्ति में बहरापन हो जाता है। कान यदि आप सुनना कम होता है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक मर्म होता है, डीप सीटेड होता है, बाहर से हम उसको क्या करते हैं, कान को पीछे से ऐसे दबाएंगे, कान को ऐसे बंद कर लीजिए पूरा, ये अंगूठे से बंद हो सकता है, कान पूरा बंद कर लीजिए। तो ये तो आपके लिए क्या हो गया? ये कान के लिए हो गया, इस इंद्रिय कर्णेंद्रिय के लिए, जो श्रवणेंद्रिय है कान, उसके लिए हो गया। अब ये 2 उंगलियां हम लोग कहाँ पे रखते हैं? एक तो ये आप आईब्रो के पास एक गड्ढा देखते हैं जिसको हम कहते हैं अपांग मर्म, और इससे थोड़ा ऊपर एक दूसरा गड्ढा लगभग 2 अंगुल की दूरी पर यहाँ पे एक और होता है कनपटी पे, उसको आवर्त कहते हैं। तो कान के पीछे लगाइए, 2 ये उंगली लगाइए, फिर उसके बाद ये आंख के पास लगाइए, और इसको आप नाक के पास दोनों, एक छोटा गड्ढा होता है, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे? सांस के साथ सांस लेंगे, और सांस जब छोड़ेंगे तो इनको सबको इकट्ठा दबाएंगे, 5 उंगलियों को इकट्ठा दबाएंगे। सांस छोड़ते समय गहरी सांस लीजिए, और सांस छोड़ते समय 5 उंगलियों पे दबाव दीजिए। और इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। आप अब देखें, यदि इसको आपने किया 3-4 बार किया, तो आप दूर का देखने का प्रयास कीजिए। जो चीजें आपको दूर दिखाई दे रही है, वो साफ दिखने लगेंगी। कान में भी लगेगा कि ये आपने कुछ सांस छोड़ते समय दबाना, कि आपको कान से भी लगेगा कि और ज्यादा आवाज क्लियर हुई है। तो ये इंद्रियों के लिए, ये इसको हम लोग कहते हैं ओपन लोटस पोज। इसको हमने क्या किया? ये ओपन लोटस पोज है, ऐसे कान के पीछे रखा, ये कमल फैलाओ। तो शरीर इंद्रिय हो गई। इंद्रिय कौन कौन सी हो गई? आंख के लिए हमने ये 2 पॉइंट, अपांग और आवर्त। कान के पीछे के लिए ये कौन सा? विदुर मर्म, कान के लिए, ये नाक के लिए, और जीवा के लिए हमने पहले बताया था कि हम जब छोड़ते हैं तो वो है। और साथ में यहाँ पे जो मर्म है जिसको श्रृंगाटक कहते हैं, ये तीनों, चारों, 5 इंद्रियों का, हमारा 4 इंद्रियों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो श्रृंगाटक हो गया, अपांग और आवर्त हो गए, कान के पीछे विदुर हो गया, और नाक के लिए फणा मर्म हो गया। तो एक ही पोर्शन में सारी इंद्रियों के जितने मर्म हैं उसको हम लोगों ने दबा लिए। तो ये इंद्रियों के लिए हो गया। तो शरीर इंद्रिय। तीसरी चीज होती है सत्व। सत्व क्या कहते हैं? जिसको हम मन कहते हैं, या ब्रेन का जो एक तरह से फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसको हम लोग मन कहते हैं, साइकी कहते हैं। उसके लिए क्या करना है? ये क्लोज लोटस पोज है। क्लोज लोटस पोज का क्या करना है? ये जो हाइपोथिनर इमिनेंस है, इसको हमने ये अपांग मर्म पे रखना है। यहाँ पे गड्ढा सा है, इसको यहाँ रख लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी दोनों उंगलियां, हाथों की उंगलियां साथ में मिल जाती हैं। हाथ को नीचे रखेंगे तो ऐसे रहेंगे, और पीछे की उंगली को, अंगूठे को स्ट्रेट कर लीजिए। तो इसके नीचे हमारे 5 सीमंत मर्म। तो ये कोरोनल सूचर, सेजेटल सूचर, लैम्बडोइडल सूचर और एस्टेरियन, या टेरियन या एस्टेरियन यहाँ पीछे होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ अपांग, आवर्त, उत्क्षेप और शंख, 4 मर्म, ये 4 मर्म 8, और इसके साथ हमारे पास ये 5 ही, लगभग 13 मर्म हमारे एक बार में हमारे हाथ में आ जाते हैं। ठीक है। तो इनको यदि हम दबाते हैं तो हमारे जितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कम होते हैं। सांस के साथ सांस भरिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो इसको सारी उंगलियों को, पूरा हाथ को अच्छे ढंग से प्रेशर दीजिए, अंगूठे को भी, उंगलियों को भी, इसको भी। ये नहीं करना है कि आपको सिर्फ उंगलियों से दबाना, पूरे हाथ को दबाएंगे तो क्या होगा? ये जो मार्जिन है, ये कॉर्नल सूचर पे एक सीमंत को दबाएगा, जो हमारी उंगलियां हैं वो मध्य के सीमंत को दबाएंगी, जो अंगूठा है वो पीछे के सीमंत को दबाएगा, और ये जो हमारी
हथेली का निचला हिस्सा है, ये हमारे इन हिस्सों को दबाएंगे। तो इसका मतलब क्या, ये हमारे पांचों जो सीमंत हैं और 8 जो हमारे मर्म है उन सबको दबाते हैं। तो 13 मर्मों के साथ ये जो पोस्चर है ये हमारा इसको करता है। इसको हम लोग प्रसुप्त कमल मुद्रा या क्लोज लोटस पोज इसको कहते हैं। तो इसको कीजिए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, पूरा पूरा उंगलियों से दबाइए, सांस के साथ छोड़िए। जब सांस छोड़ते हैं तो इसको दबाइए, छोड़ते समय दबाना है। जब सांस छोड़ेंगे तो इसको दबाएंगे, सांस लेते समय भरते हुए इस पर प्रेशर हटाइए। तो शरीर इंद्रिय सत्व तक हम लोग पहुंच गए। अब आत्मा की बात करते हैं। आत्मा के लिए कोई एक्सरसाइज होती है, आपने कभी सुनी हो तो बताइए। आत्मा के लिए जो हम लोग करते हैं तो ध्यान और ये चीजें करते हैं, लेकिन मर्म के माध्यम से हम लोग इसको भी एक तरह का स्टिमुलेशन दे सकते हैं। आत्मा के लिए कहा गया है कि आत्मा अंगुष्ठ प्रमाण की होती है। कितनी प्रमाण की होती है आत्मा? अंगूठे के बराबर। और कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। और सामान्य रूप से, वैज्ञानिक रूप से देखें तो जहाँ ऐसे नोड और एवी नोड होती है, जहाँ से ये हमारी जो स्टिमुलेशन जनरेट होती है जिस एरिया से, क्योंकि ये सदा जीवित रहता है, हमेशा इसमें से स्फुरण होता रहता है, तो उस स्थान को हम आत्मा का स्थान कहते हैं। तो उसके लिए भ्रामरी तो सभी लोग जानते होंगे कि भ्रामरी आप लोगों ने किया होगा कि करते हैं भ्रामरी। तो भ्रामरी में हम लोग क्या करते हैं कि मुंह बंद करते हैं, इस ढंग से करते हैं, भ्रमर की तरह करते हैं, और उसमें हमारा पोज होता है, कान बंद कर लेते हैं और नेत्र को बंद कर लेते हैं। लेकिन ये षणमुखी मुद्रा है, 6 मुख वाली मुद्रा। लेकिन जब हम इसका उपयोग करते हैं, यदि आंख और कान बंद करने का उद्देश्य हो तो आंखें बंद कर लीजिए, कान में रुई लगा लीजिए, हाथ लगाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं। लेकिन वैज्ञानिक रूप से क्या, जब मर्म के रूप में हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6, छठी आर्मी है, तो इसलिए इसको षणमुखी मुद्रा कहते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है? इस विधि में 3 तरह का हम लोग उपाय करते हैं। पहले तो एक विशिष्ट विधि है कि हम कान के पीछे इसको लगाते हैं, अंगूठे से कान को बंद करते हैं, तो प्रेशर कहां पे आ गया? विदुर मर्म पे आ गया, विदुर मर्म, कान बंद करिए। अब इसको क्या करना है? अपांग पे लगाना है, ये गड्ढे पे रखना है। तीसरा हमें आज्ञा चक्र पे रखना है, चौथा श्रृंगाटक मर्म पे रखना है, और पांचवा हमें फणा मर्म पे रखना है। ठीक है? यदि आपसे एक बार में ना हो पाए तो इसे 2 क्रम में भी कर सकते हैं। एक बार में 2-3 दबा लीजिए, दूसरी बार में 2-3 दबा लीजिए। लेकिन सामान्य रूप से देख लीजिए, अंगूठे से कान को बंद कर लीजिए, फिर ये इंडेक्स फिंगर को आप ये अपांग पे लगा लीजिए, ये दोनों मिडिल फिंगर्स को आपने अपने स्थापनी मर्म पे लगा लिया या आज्ञा चक्र पे रख लिया। फिर ये जो आपकी रिंग फिंगर है उसको आपने रूट ऑफ द नोज पे रख लिया, जहां पे श्रृंगाटक मर्म होता है, और जो छोटी उंगली है वो नासा के पास, यहाँ पे एक छोटा गड्ढा होता है दोनों नथनों के पास, जिसको फणा मर्म कहते हैं। गड्ढे छोटी उंगली के टिप उस पे आ जाती है, तो इसको षणमुखी मुद्रा कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि ओंकार करना है, भ्रमर, जैसे भ्रमर का जो ध्वनि होती है वो करनी है, भ्रामरी करनी है। तो उसका भी 3 क्रम 4-5 क्रम है। सबसे पहले तो होठों को गोल कर लीजिए, होठों को गोल करके। ये हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं, हमने आकाश से संबंध कर लिया। फिर आकाश का करेंगे, फिर क्या होता है? फिर अग्नि का करेंगे, फिर पृथ्वी, जल, फिर लास्ट में हम पृथ्वी तक जाएंगे। उल्टा क्रम है। पंच जो हमारे महाभूत है उसमें स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा। तो इसमें सबसे पहले हमने आकाश का किया, उसके बाद होठों को बंद कर लीजिए और ये वायु के लिए हो गया। अब इसके बाद तेज, उसके बाद तेज आता है तो क्या करना है? जीभ को, ये माना जाता है कि अग्नि का वो है प्रतिनिधि, हमारी जीभ जो है अग्नि की प्रतिनिधि। जीभ को दांतों के नीचे बंद कर लीजिए, ऐसे लगा लीजिए और फिर ओम कर लीजिए।
इसके बाद आप जल तत्व के लिए करेंगे और जीभ की टिप को कोशिश कीजिए कि जैसे खेचरी करते हैं और पीछे ले जाना है। कहां पे ले जाना है? जहां से ऊपर श्राव होता है, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, ये श्रृंगाटक का हिस्सा है और डीप में श्रृंगाटक होता है इसके। तो जीभ को पीछे करें और ये जल तत्व के लिए है। और अंत में जो पांचवी प्रक्रिया होती है, दांतों के ऊपर स्थूल है, पृथ्वी तत्व का द्योतक है, और उसको दांतों को बजने दीजिए। जब भी आपने देखा होगा कि अब तो मोबाइल पे कूलिंग ऐप नहीं आते, पहले क्या होता था, मोबाइल गर्म हो जाता था तो उसके लिए एक कूलिंग ऐप आता था। तो अभी 4 प्रक्रियाओं में जो हमने एनर्जी जनरेट की वो अधिक ना हो जाए, इसलिए ये लास्ट में क्या दांतों को बजा के कूलिंग ऐप का काम करता है। ठीक है, तो इसमें सारी प्रक्रिया में क्या करना है, ये हमारे हाथ ऐसे लगे होने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद ये पांचों चीजों का अभ्यास होता है। पहले आपने क्या किया, एक अभ्यास में ये करेंगे, दूसरे अभ्यास में सिर्फ होठों को बंद करके और अंदर हम लोग ओंकार का उच्चारण करेंगे। तीसरे में जीभ को दांतों के मध्य दबाते हुए फिर ओंकार का उच्चारण करेंगे और महसूस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो उंगलियां हमने मर्मों पर स्पर्श करती हैं, और उनके माध्यम से जो ओंकार का या उद्गीत का जो वाइब्रेशन है वो स्किन सरफेस से ट्रांसमिट होकर इन इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से और ये प्रक्रिया के माध्यम से हमारे छाती के मध्य भाग में जा रहा है, जहाँ की ये आत्मा का निवास स्थान है। गहरी सांस लेंगे और फिर जीभ को दांतों के बीच में दबाकर फिर ओंकार करेंगे। अगले क्रम में दांत जो हमारी जीभ है उसको खेचरी मुद्रा में करना है, और खेचरी मुद्रा में करके होठों को बंद करके और तब उद्गीत या हम जो ओंकार है उसका उच्चारण करेंगे। और अंत में दांतों के ऊपर दांत रखकर इसको जोर से क्लिंच नहीं करना है, जब दबाना नहीं है, हल्के से दांतों के नीचे के जबड़े के ऊपर के जबड़े को रखकर दांतों को आपस में टकराते हुए महसूस करेंगे। जैसा अनुभव हमको ठंड लगने पर होता है, दांत बजने लगते हैं, ऐसे दांतों को बजाते हुए हमें इस ओंकार को करना है। और आप महसूस कर सकते हैं कि इससे हमारे दांत जब बजते हैं तो ठंड लगती है। तो ऐसा ही अनुभव हम लोगों को इस एक्सरसाइज के माध्यम से करना है। तो गहरी सांस लीजिए, होठों को बंद कीजिए, दांतों को दांतों के ऊपर रखिए और उद्गीत कीजिए। प्रत्येक स्टेप को हम लोग 3-3 बार करते हैं और 3-3 बार करने से लगभग ये 15 बार हो जाता है। और इस 15 बार करने में, क्योंकि इसमें सांस की हम लोग होल्ड करते हैं, तो समय लगभग 3 से 4 मिनट पूरा हमारी एक्सरसाइज में लगता है। तो पूरी एक्सरसाइज लगभग 11-12 मिनट की हमारी पूरी होती है।
और इससे आप शरीर का एक एक हिस्सा, शरीर को, इंद्रिय को, मन को और ये आत्मा को ये महसूस करना है कि जब हम ये इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे लगाए हैं और इनको हम जल में भिगाकर, पानी में भिगाकर, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग ईसीजी करते हैं तो इलेक्ट्रोड लगाने से पहले जेल लगाते हैं, या ईईजी करते हैं तो इलेक्ट्रोड लगाने से पहले जेल लगाते हैं, क्योंकि बेटर कनेक्टिविटी स्किन में होती है। ईसीजी में हम लोग क्या देखते हैं, जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस उठ रहे हैं उनकी वजह से स्किन में जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं उनको हम स्किन से असेस करते हैं। हार्ट में तो सीधे नहीं जाते, लेकिन वो हम स्किन से ही तो देखते हैं, उसकी स्किन से। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हमारे ओम से हमारे सिर की ब्रेन में हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हमारी स्किन से कैसे ये ट्रांसमिट हो, और इनको ट्रांसमिट होते हुए महसूस करना चाहिए कि ये एक धारा के रूप में हमारे जो हृदय तक पहुंच रहे हैं। तो ये शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इस ढंग से 4 तरह का हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। और अंत में 2 एक्सरसाइज करते हैं कि हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए और गर्दन के जोड़ पर रख लीजिए, और ये जो हाथ का जो ये हिस्सा है जिसको हम थिनर इमिनेंस कहते हैं, ये यहाँ पे क्रिकाटी का मर्म होता है, जो जोड़ होता है हमारी गर्दन और सिर का जोड़ होता है। इसके लिए क्या कीजिए, गहरी सांस लेते समय इसको दबाइए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए, फिर इसको दबाइए, छोड़िए, फिर इसको दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, इस ढंग से इसको करिए। और अंत में एक मिनिमल स्पेस ऑक्यूपाइंग पोस्चर होता है, दुनिया का सबसे जो ऐसा आसन जिसमें, जैसे आपने एक छाते को देखा, छाते को कैसे फोल्ड कर लेते हैं, सबसे छोटा हो जाता है, जब हम उसको फैलाते हैं तो पूरा हो जाता है। ऐसे ये मिनिमल स्पेस ऑक्यूपाइंग पोस्चर है। इसमें हम किसमें बैठ जाते हैं, वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन भी कैसा होता है, जिसमें कि हम लोग हाथों को पीछे और सांस को छोड़ते हुए, सांस बिल्कुल छोड़ते हुए, और क्या करना है, ये हमारी जो आंखें हैं ये कहाँ चली जानी चाहिए, मीडियल एपिकंडाइल पे चली जानी। हमारी आंखों का, हमारे इसका ये साइज एक होता है। जब आंखों को, जब हम आंखों में कोई तिनका चला जाता है तो ऐसे नहीं निकालते, कैसे निकालते, अपने से ऐसे ऐसे आंखों को कैसे मलते, ऐसे मलते, इससे, इसकी सहायता से मलते। तो इसका साइज, हमारे इसका साइज और हमारे इस एपिकंडाइल का साइज एक होता है। अब हमें क्या करना, अंत में परमपिता परमेश्वर के सामने, जैसे वो होता है जो बंदी होता है, वो कैसे, हाथ कैसे रहते हैं, उसके पीछे रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। कौन सा मर्म पकड़ा हमने, हमने इस मर्म को पकड़ा, इसको हम कहते हैं मणिबंध। मणिबंध को पकड़ लिया, रिलैक्सेशन की फेस, हमने इसको पकड़ लिया। कमर पे, जहाँ पे सैक्रोइलियक, जहाँ पे जो दोनों मर्म होते हैं, हमारे कुकुंदरक मर्म होते हैं, उन पर ये इसको हमने हाथ को रखा पीछे कमर में। और कमर में हाथ रखने के बाद हम इसको क्या करते हैं, सांस छोड़ते हुए, अब तक हम सांस भरते हुए आगे जा रहे हैं, अब हमने भगवान के सामने झुकेंगे तो सांस भी नहीं होनी चाहिए हमारी। अब सांस छोड़ते हुए, और आंखें हमारी कहाँ फंस जानी चाहिए, इस एपिकंडाइल में फंस जानी चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात? गहरी सांस छोड़ते हुए हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है। ये मिनिमल स्पेस ऑक्यूपाइंग पोस्चर है, इससे कम फोल्ड आदमी नहीं हो सकता, इससे फोल्ड हो सकता है। ये मिनिमल स्पेस ऑक्यूपाइंग पोस्चर हम इसको कहते हैं। सांस छोड़ते हुए आएंगे, और घुटनों से आप इसको, आंखों को यहां तक, ये इन घुटनों को यहां तक लगा लेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसको भी नहीं कर सकता, मैं समझता हूं कि हमारे देश में लगभग 15 से 20 लाख लोग, 15 से 20 करोड़ लोग प्रतिदिन योग अभ्यास का, कोई जिम का, कोई एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। मिनिमम 10, 15, 20 करोड़ से ज्यादा नहीं करते। बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो उनके पास समय नहीं है, दूसरी चीज उनके पास योग प्राणायाम की गाइडेंस नहीं है, तीसरी चीज शरीर परमिट नहीं करता कि वो योग अभ्यास या आसन कर सके, चौथी चीज उनका कंट्राइंडिकेशन है कि भाई उनको ये नहीं करने। यदि किसी को बहुत सारी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ना तो पद्मासन लगा सकता है, ना वज्रासन लगा सकता है, ना किसी आसन में बैठ सकता है। और जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता उसके लिए वो मर्म प्राणासन, ये वाले आसन कर सकता है। इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है, इसको कर सकता है तो आराम से प्रतिदिन कम समय में भी ये आसन किए जा सकते हैं। तो आप समझिए कि आपके पास कितना बड़ा मार्केट है, कितना उनके पास कितना है योग प्राणायाम एक्सरसाइज और जिम वालों के पास,
मुश्किल से 10 to 20% का मार्केट है। 80% जो कुछ नहीं करते वो आपके पीछे पीछे, उनको शॉर्ट में मिलेगा। मैगी खाने वाले कितने, बहुत ज्यादा है। खाना बनाने में कितना समय लगता है, आधा घंटा 1 घंटा, सब्जी छीलेंगे वो करेंगे। और रेडीमेड करने वाले कितने हैं, तो ज्यादा है। तो जब रेडीमेड आपको मिलेगा तो आपके पास ज्यादा लोगों की कंप्लायंस हो सकती है मर्म चिकित्सा के माध्यम से, इस मर्म एक्सरसाइज के माध्यम से। और जो ये भी नहीं कर सकता, भाई आप इतनी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते तो फिर तो गड़बड़ है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए भी हम लोगों के पास एक कैप्सूल और है। उसमें क्या करना है, 5 उंगलियों से आप अपना अधिपति मर्म, जो मास्टर पॉइंट है, उसको 3 बार दबा लीजिए। जैसे मैंने कल कहा कि 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही प्राण के आधान का केंद्र है। प्राण का आधान शरीर में इसी से होता है और इसी से प्राण हमारे बाहर निकलते हैं। तो इसको मास्टर पॉइंट है, इसको 3 बार इसको दबा लीजिए। फिर उसके बाद बाएं हाथ से दायां कंधा 3 बार दबा लीजिए। ऐसे करेंगे, ये 90 डिग्री पे होगा। 45 डिग्री का अंश बनाइए और यहाँ पे देखेंगे कि एक टेंडर पॉइंट है कंधे पे। ऐसे चढ़ा लेंगे तो पीछे चला जाएगा, ऐसे चला लेंगे तो कम हो जाएगा। यदि इसको 90 डिग्री पे रखेंगे, ये 45 अंश का कोण होगा। गर्दन को इससे मिला लेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ढूंढने पे मिलेगा कि वहाँ पे क्या है, एक दर्द होगा। तो इसको ऐसे दबाएंगे, 3 बार इसको दबा लीजिए। फिर आप 3 बार इसको दबा लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से 4 अंगुल और 4 अंगुल, 8 अंगुल की दूरी पर ये आणी उर्वी मर्म है, इसको दबा लीजिए। इसका सामान्य सांस की गति, इसमें कोई सांस नहीं लेना, क्योंकि ये अंगन्यास और करन्यास की सबसे शॉर्टेस्ट वे है। 3 बार इसको दबा लीजिए। फिर इसका आणी मर्म दबा लीजिए। फिर इसको दबा लीजिए। फिर यहाँ आपने कोहनी के नीचे दोनों हिस्से में, जिसको कूपर मर्म कहते हैं, उसको दबा लीजिए। तो इस हाथ के कूपर मर्म को दबा लीजिए 3 बार। फिर उसके बाद यहाँ से 4 अंगुल नीचे इंद्रवस्ती मर्म होता है, जो पेशाब के लिए तकलीफ, जिनको प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, जिनको गर्भाशय की तकलीफ होती है, जिनको रेक्टम की तकलीफ होती है, फाइल्स होता है, और बहुत सारी बीमारियां जो गुदा से संबंधित होती हैं, जो मूत्राशय से संबंधित होती हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मर्म बिंदु होता है। यहाँ से 4 अंगुल की दूरी, इस कोहनी से 4 अंगुल की दूरी, इसको दबा लेंगे। फिर राइट से फिर लेफ्ट में, और फिर उसके बाद इस हाथ को, जिसको कलाई को आप ऐसे होल्ड कर लीजिए, इसको मणिबंध मर्म कहते हैं। इसको 3-4 बार ऐसे घुमा लीजिए। फिर इस हाथ को ऐसे घुमा लीजिए, प्रेशर देके इसको घुमा लीजिए। और फिर अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के मध्य, इसको क्षिप्र मर्म होता है, इसको तो 3 बार दबा लीजिए। करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, ऐसे अंगन्यास में कहते हैं। तो ये करतल का हिस्सा है, कर पृष्ठ का हिस्सा, करतल का लास्ट में हम ये। फिर इसके बाद दाएं से फिर हम बाएं में आ जाते हैं, और फिर अंत में ओम अस्त्राय फट करके ऐसे करने का विधान होता है अंगन्यास में। जब हम स्पर्श करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, बाएं हाथ पे करते हैं। तो बाएं हाथ में, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यदि हम मुट्ठी को बंद करेंगे तो जो बीच की उंगली जहां तल का स्पर्श करेगी उसको तल हृदय मर्म कहते हैं। तो उसी स्थान पर जब हम ये करते हैं तो उसी स्थान पर ये प्रेशर पड़ता है। तो हमें जब तल हृदय का पता है तो इसको क्या करना, 3 बार हम इसको दबाकर जो प्रोसेस हमने किया उसको हमने सेव कर लिया, कंट्रोल S दबा लिया, सेव कर दिया। दाएं हाथ में नहीं करना, दाएं हाथ में करेंगे तो क्या होगा, अंडू हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ बाएं हाथ में करने का विधान है, दाएं हाथ में उल्टा करने का विधान नहीं। तो इसको हमने, इसमें कितना समय लगा, मुश्किल से 1 मिनट का समय आपको लगेगा। तो जो आपने पहले तो योग प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, घूमना है। यदि आप वो नहीं कर सकते तो क्या करना है, मर्म प्राणासन करना है, उसमें मुश्किल से 5-10 मिनट का समय लगना है। यदि वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम इसको तो कभी भी कैसे भी प्रतिदिन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने मर्मों के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ से शुरू करना, देखिए फिर इसको रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से शुरू करेंगे, जिसको हम लोग अधिपति मर्म कहते हैं। 3 बार इसको जोर से प्रेशर दीजिए, आपको महसूस होना चाहिए प्रेशर। ये नहीं कि आपने इसका स्पर्श मात्र कीजिए, उसका प्रेशर आपको महसूस होना चाहिए, दबाव महसूस होना चाहिए। ये दबा लिया। इसके बाद दाएं कंधे से, जिसको अंश मर्म कहते हैं, इसको दबा लिया। फिर बाएं को दबा लिया। फिर इसके ढंग से फिर उर्वी मर्म को दबा लिया, जहां से 8 अंगुल की दूरी पे उर्वी मर्म को दबा लिया 3 बार। फिर यहाँ से राइट टू लेफ्ट इसको सीधा करके दबाएंगे। फिर आणी को दबाएंगे 3 बार। फिर इस आणी को लेफ्ट में दबाएंगे। फिर ये कूपर को दबाएंगे, सीधा हाथ सीधा रखेंगे तो बेहतर होगा। ये दोनों इसके वो दबा लेंगे। फिर यहाँ से
हम लेफ्ट साइड में बाईं तरफ के ऊपर को दबाएंगे और फिर ऐसे ही 4 अंगुल नीचे, जैसे हम 4 अंगुल ऊपर गए थे 4 अंगुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इंद्रवस्ती मर्म होगा, जो पेशाब की तकलीफों को, गर्भाशय की तकलीफों को, गुदा की तकलीफों को ठीक करता है, उसको दबाएंगे। 3 बार इसको दबाएं और फिर ऐसे ही बाईं तरफ का हम लोग स्टिमुलेशन करते हैं। इसके पश्चात जो मर्म आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मणिबंध। और ये मस्तिष्क की बीमारियों के लिए और मन की बीमारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्पेशली हम लोग कहते हैं कि ये मस्तिष्क के जितने भी एक्साइटेटरी कंडीशंस है ऑफ द ब्रेन, उनको रेगुलेट करता है। तो ये आप पूरे शरीर को, पूरे हमारे ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, तो पहले राइट में किया फिर लेफ्ट में किया। उसके बाद अंगूठा और ये जो इंडेक्स फिंगर है उसके बीच में ये हमारा क्षिप्र मर्म होता है, इसको दबा लिया। और फिर ये गले से संबंधित, उदान वायु से संबंधित मर्म होता है, फिर इससे आपने बाएं हाथ का दबा लिया और अंत में फिर आपने बाएं हाथ का हृदय मर्म दबा दिया। इसको दाएं हाथ में नहीं करते हैं क्योंकि ये पूरी की पूरी अंगन्यास परंपरा का एक हिस्सा है कि हम लोग अंत में ओम अस्त्राय पट कह के बाएं हाथ में ताली से इसको ठोकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा जो प्रोसेस हमने किया, जो एनर्जी जनरेट हुई या रेगुलेट हुई, उसको हमने कंट्रोल और एस दबा के सेव कर लिया। दाएं हाथ में नहीं करते, दाएं हाथ का विधान नहीं तो हम लोग नहीं करते। तो इस ढंग से जो शॉर्टेस्ट वे ऑफ हीलिंग है, जिसके माध्यम से हम एक्सरसाइज के रूप में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। और इसके माध्यम से हम अपने शरीर के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं, अपने रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ा सकते हैं, और यदि कोई बीमारी हो जाती है तो मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपसे कोई प्रश्न हो तो वो आप प्रश्न उसमें पूछ सकते हैं। ये जो हमारे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सामान्य रूप से हमारा जो घूर्णन होता है वो सीधा, उल्टा करने का तो उल्टा फिर हो जाता है, पहले सीधा करेंगे फिर आप उसको। अनिद्रा के लिए भी होता है। इसमें अनिद्रा में आप मणिबंध के साथ साथ अपना हृदय बंध का उपयोग करें। तो अनिद्रा हो, चाहे मानसिक बेचैनी हो, और जितना अवसाद की स्थिति है, डिप्रेशन आज के कोरोना के काल में सबसे महत्वपूर्ण है, उन सभी में ये एक तो हमारा मणिबंध मर्म और तल हृदय मर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा कार्यकारी होता है। भोजन के तुरंत बाद नहीं करना होता, कम से कम भोजन जब तक पार्ट ऑफ द ड्यूटम से पास आउट नहीं हो जाए 1.5 घंटा तो के बाद ही करना चाहिए। खाली पेट आप कभी भी कर सकते हैं। तो भोजन के तुरंत बाद जैसे व्यायाम नहीं किया जाता, भोजन के तुरंत बाद स्नान नहीं किया जाता, भोजन के तुरंत बाद घुमा नहीं जाता, ऐसे ही भोजन के तुरंत बाद मर्म चिकित्सा का अभ्यास भी नहीं करना चाहिए। सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं। ये त्रिकाल संध्या के साथ किया जाने वाला काम है। सुबह का समय 5 से 7, दोपहर में 12 से 2 और शाम को फिर 5 से 7 बजे ये काम किया जाना चाहिए। मर्म चिकित्सा 3 बार की जानी चाहिए। रैंडमली आपको यदि जरूरत है वो तो कभी भी रोग के लिए कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जब हम अपने स्वमर्म चिकित्सा कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, मर्म प्राणासन कर रहे हैं, तो सुबह शाम तो कम से कम संध्या के समय में 5 से 7 के बीच में हो जाए तो बढ़िया होता है। ऐसी शाम को भी 5 से 7 के बीच में होगी तो बेहतर होगा। अच्छा, जैसे अनिद्रा वाले जो पेशेंट्स हैं वो जस्ट सोने से पहले भी करें? बिल्कुल कर सकते हैं, उसको सोने से पहले भी कर सकते हैं और नियमित रूप से ये कर सकते हैं। यदि नियमित रूप से करेंगे तो उनको रैंडम करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि नींद का क्रम और वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसको और चीजों को आप समझिए क्यों संध्या का 3 संध्या में, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा पूजा करते हैं तो कहते हैं कि गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिनम सन्निधिं कुरु। तो हम पानी हाथ में लेते हैं, सामान्य जल लेते हैं और गंगा जमुना सरस्वती इनका आह्वान करते हैं कि इसमें उसका प्रभाव आ जाए। लेकिन प्रभाव कैसे आएगा ये हमको नहीं पता। जब हम इसके संदर्भ को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे सृष्टानि तेरवे तेन सत्येन मेदेवम देहि तीर्थम दिवाकर। ये इससे पहले का मंत्र जो है यदि हम भूल जाते हैं तो गंगे च यमुने जो इस मंत्र से पहले एक मंत्र है कि ब्रह्मांड के उदर में हम भगवान अपने सूर्य देव की प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मांड के उदर में जितनी भी तीर्थ हैं ये आपकी रश्मियां उनका स्पर्श कर रही हैं, तो उन तीर्थों का प्रभाव आपकी रश्मियों में है, वो रश्मियां मेरे इस जल में भी पड़ रही हैं। तो ये 3G 4G 5G सब जो है वो ये है, तो ये सब वैज्ञानिक है।
हम इसको वैज्ञानिक रूप से नहीं समझते तो लगता है कि ये कैसे कह रहे हैं कि गंगे जी, यमुना जी, गोदावरी, सरस्वती। उससे पहला मंत्र देखेंगे तो पता समझ में आ जाएगा कि सूर्य की रश्मियां सभी तीर्थों का स्पर्श कर रही हैं। ये सत्य है। पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ब्रह्मांड है, इसके चारों तरफ का लोक है, इस सूर्य के चारों तरफ की जितनी भी सृष्टि है, उन सबकी तीर्थों का स्पर्श हमारी एक रश्मियां कर रही है भगवान की। वही रश्मियां हमारे हाथ में भी पड़ रही। तो क्या है कि हमारे इस जल में गंगा, यमुना, सरस्वती, इनका प्रभाव हमारे इस जल में भी आ जाए और हम उससे लाभान्वित हो। तो ये इसकी, इसीलिए 5 से 7 समय आपने देखा होगा कि जब भी आप टेलीफोन करते हैं तो कभी कंजेशन होता है, तो आपकी कॉल नहीं मिल पाती। तो होती तो इसी सूर्य भगवान के माध्यम सन स्पेक्ट्रम से ही तो सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो उस समय कॉल नहीं मिल पाती। सबसे ज्यादा कॉल मिलने का समय कब है? 5 से 7 का, फिर शाम को 5 से 7 का, दिन में 12 से 2 का। ये उस समय भगवान ने कह रखा है कि इस समय बिल्कुल जितनी भी कॉल लगाओगे सब लगेंगी, बाकी टाइम नहीं लगेगी। तो इसीलिए संध्या, त्रिकाल संध्या के साथ किया जाने वाला काम है। यदि आप समय को भी आप दृष्टिगत रखते हैं तो उसके परिणामों को आप ज्यादा, नहीं तो आपको 4 बार कॉल लगानी पड़ेगी तब 1 बार लगेगी, और इस समय 5 से 7 के बीच में आप कॉल लगाओगे तुरंत लगेगी। तो समय का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये एक विज्ञान है, एक भौतिक विज्ञान है, एक तरह से आध्यात्मिक विज्ञान तो है ही है, साथ में यदि हम इसको 2G, 3G, 4G के संदर्भ में देखें, स्पेक्ट्रम के संदर्भ में देखें, तो ये बहुत बड़ा भौतिक विज्ञान है, समझ रहे। तो इसलिए त्रिकाल संध्या के साथ किए जाने वाले कर्म को हम लोग करते थे, और ये हमारे ऋषियों ने त्रिकाल संध्या के साथ जोड़ दिया था। हवन करेंगे तो भी हम शिखा बंधन करेंगे, उसके बाद सारे अंगन्यास करेंगे, उसके बाद हम हवन करेंगे। तो इसलिए कहा कि जाने अनजाने भी हम इसके लाभ से लाभान्वित हो, तो इसको अभाव था। लोगों ने क्या कहना शुरू किया, ये तो बेवकूफ है, इनको तो कुछ नहीं आता, टाइम वेस्ट करते हैं, इससे होना क्या है, ऐसे ऐसे करने से क्या होना है। उसकी वैज्ञानिकता छिप गई और हम लोगों ने उसको एक संस्कार के रूप में ले लिया, और लोगों ने उसको दुष्प्रचारित करना शुरू किया, और हमको ही हमारी चीजों के प्रति दुर्भावना पैदा की, जिससे कि हम लोग अपने कार्य से विमुख हो गए। तो जाने अनजाने में फायदा तो हमारा ही होता था, जब हम ये नहीं करेंगे तो फायदा से वंचित हो जाएंगे। इसके वैज्ञानिक स्वरूप ये है, इसलिए हमको इस चीजों को करना चाहिए, और ये समझ के करना चाहिए कि ये पूर्णतः वैदिक विज्ञान है और पूर्णतः सत्य है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि क्या रिलेशनशिप है गंगे जी, यमुना जी की और ये ब्रह्मांड गोत्र की कहानी है, और क्यों हमें त्रिकाल के रूप में ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक स्पेशल स्पेक्ट्रम हमको मिलता है, और उस स्पेक्ट्रम में कितनी भी चीजें आप उसको भेज सकते हैं, तो वो सारी चीजें मदद की बात है। 12 से 2, 5 से 7 सुबह संध्या का, सुबह का वो भी संध्या, सांध्य है मीन्स एक दिन और रात्रि और दिन मिल रहे हैं, यहाँ इसमें दोपहर मिल रहे हैं, और शाम को फिर रात्रि और संध्या काल है। तो इसलिए त्रिकाल संध्या के रूप में, वैसे एक और रात्रि का भी होता है, 12 बजे का रात का भी होता है, लेकिन उस समय हम लोग निद्रा में रहते हैं, इसलिए 4 पहर कहलाते हैं ना, तो 4 की जगह हम त्रिकाल संध्या की बात करते हैं, क्योंकि उस समय तो हम रात्रि में रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, तो उसको नहीं किया जाता, इसलिए त्रिकाल संध्या के रूप में ये चीज की जाती है। निद्रा के लिए क्या मतलब? निद्रा के लिए ये 2 मर्म स्थान होते हैं, इसमें मणिबंध दोनों दाएं और बाएं। सामान्य रूप से जब चिकित्सा की जाती है तो माताओं में हम लोग बाएं से शुरू करते हैं और दाएं में फिर खत्म करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कलावा बांधते हैं तो माताओं के लिए हम किस में बांधते हैं? बाएं में बांधते हैं, और पुरुषों में किस में बांधते हैं? दाएं में बांधते हैं, क्योंकि ये हार्मोन के लेवल की बात है, और ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई इसमें कोई अवैज्ञानिक कोई चीज है, इसलिए पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसलिए माताओं में जब भी मर्म चिकित्सा हम लोग करते हैं तो बाईं तरफ से शुरू करते हैं, पुरुषों में जब करते हैं तो दाईं तरफ से शुरू करते हैं। लेकिन जो अंगन्यास और करन्यास की परंपरा है वो दोनों में से एक होती है। आपने देखा होगा कि कहीं उसमें अलग नहीं होता, एक ही तरह से स्पर्श करते हैं। तो जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरु ने कहा है, जो आप्त वचन है, उसको मानते हुए वैज्ञानिक रूप से आप काम करेंगे तो तभी सत्य होता, नहीं तो अन्यथा नहीं होता।